प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये यात्रा 4 दिन की होगी, जिसमें पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करेगा, व्यापार, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस यात्रा की शुरुआत 15 दिसंबर को होगी, जब पीएम मोदी जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद 16 से 17 दिसंबर को पीएम मोदी इथियोपिया के दौरे पर रहेंगे, जहां वह असीद अबा के इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मिलेंगे। पीएम मोदी का इथियोपिया दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि वो पहली बार वहां जा रहे हैं। अगर 17 से 18 दिसंबर को पीएम मोदी ओमान सल्तनत का दौरा करेंगे, जहां उनकी मुलाकात सुल्तान हैथ बिन तारिक से होगी। भारत और ओमान के द्विपक्षीय रिश्तों पे 70 सालों से चले आ रहे हैं, और अब इस महत्वपूर्ण अवसर पर पीएम मोदी ने ओमान जाने का निर्णय लिया है। 2023 के बाद ये उनका ओमान का दूसरा दौरा होगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश से बाहर जा रहे हैं, जो कि 4 दिन के विदेशी दौरे पर हैं। पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के यात्रा पर हैं। इन 4 दिनों की यात्रा में पीएम मोदी द्वारा द्विपक्षीय साझेदारी को लेकर ये यात्रा जो है की जा रही है। और इस पर तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर करोड़ी सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या तमाम जानकारी है, क्या संभावनाएं निकल के आ रही हैं इन विदेशी यात्राओं का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को कितना फायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि जिन 3 देशों की विजिट कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो कोई बहुत बड़े देश नहीं है, नए वैश्विक राजनीति में ज्यादा प्रभावशाली हैं, लेकिन भारत के हित की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओमान में विशेष रूप से भारतीय लोग बहुत हैं, जो भारत को रिमिटेंस भेजते हैं और ओमान के विकास में योगदान कर रहे हैं। जॉर्डन है, वो मिडिल ईस्ट में एक ऐसा कंट्री है जो किसी रूप में बायस नहीं है, भारत से उसके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। बाकी देश हैं वो इस्लामाइजेशन या पाकिस्तान के नजदीक उस तरह का एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं, तो उस हिसाब से जॉर्डन वो भारत की तरफ झुकाव है। तीसरा, इथियोपिया की विजिट करेंगे तो इथियोपिया है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, और वहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, उनको भारत इंपोर्ट कर सकता है। बहुत बड़ा ट्रेड का कंपोनेंट नहीं है भारत के लिए तो, लेकिन इथियोपिया के लिए भारत बहुत बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि भारत इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो भारत के लिए नहीं, लेकिन इथियोपिया के लिए भारत इम्पोर्टेंट है। वहाँ भारतीय लोग ज्यादा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री जैसे सामान्यतः ये करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं जो भारतीय लोग हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो वो ये निश्चित रूप से इथियोपिया में भी मिलेंगे, ओमान में भी मिलेंगे, हो सकता है जॉर्डन में भी हो। तो भारतीयों से मुलाकात करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे, और उनका उत्साहवर्धन करके ये भी कोशिश करेंगे कि आप भारत के विकास में योगदान कीजिए, और उनमें एक आत्मविश्वास जगेगा कि हमारा देश हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे हालचाल पूछता है। तो ये तो एक सद्भावना वाली होगी। दूसरा ये है कि भारत के जो मशीनरी वगैरह हैं, भारत अभी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, डिजिटलाइजेशन में भारत बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, विशेष रूप से जॉर्डन और इथियोपिया को, क्योंकि इथियोपिया टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं है। तो इथियोपिया, भारत और जॉर्डन के साथ जो ट्रेड है उसको और अधिक मजबूत किया जा सकता है। और ओमान है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है, और ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ये सामूहिक निर्णय लेती है जो भारत की रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो रणनीतिक दृष्टि से ओमान, जॉर्डन ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इथियोपिया है वो अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में उसका लोकेशन है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो व्यापार वो बाहर से नहीं कर सकता, तो किसी न किसी रूट से उनके पास उनसे व्यापार बढ़ाया जाता है। लेकिन अफ्रीका में इथियोपिया की भूमिका है, ईस्ट अफ्रीका में वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो तीनों ही देशों की यात्रा है, प्राइमरी तो ये सद्भावना के है,
लेकिन इसके साथ साथ कुछ समझौते भी हो सकते हैं। अब कितना होमवर्क हुआ है, कितने समझौतों की तैयारी है, ये अभी मीडिया में कोई ज्यादा इनका अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ समझौते तो निश्चित रूप से होंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण है कि ये छोटे देश हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली न हो, लेकिन भारत जिस तरह का संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन करना चाहता है और भारत का जिस तरह का आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण है, उसमें ये भारत के लिए समर्थन कर सकते हैं कि भारत महत्वपूर्ण कंट्री है, प्रभावशाली कंट्री है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का आज का स्वरूप है वो सही नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में मजबूत कर भारत के दावे को मजबूत करने में एक देश के रूप में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में हर देश एक बराबर की स्थिति में होता है कानूनी दृष्टि से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आतंकवाद विरुद्ध भारत का दृष्टिकोण है, तो ये भारत के जो आतंकवाद के विरुद्ध भारत का दृष्टिकोण है उसका समर्थन कर सकते हैं। तो जो वहाँ पे संयुक्त वक्तव्य जारी होंगे, ये सब चीजें उनमें स्पष्ट हो जाएंगी। और समझौते क्या क्या होते हैं ये तो अभी से मेरे ख्याल से मीडिया में कुछ देखा नहीं है। अगर होते हैं तो और निश्चित रूप से होंगे कुछ समझौते। कितने होते हैं, किस रूप में होते हैं, तो व्यापार को मजबूत करने की बात तो निश्चित रूप से होगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सामरिक स्थिति है उसको लेके, वो आतंकवाद को लेके कुछ न कुछ संयुक्त वक्तव्य में जरूर आएगा। जी मैम। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।